एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक अजीब वाक़या पेश आया। सूरज की तेज़ गर्मी की वजह से लोग अपने अपने घरों में चले गए और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। जब शाम का वक्त आया तो लोग देखते क्या है कि सूरज तो अभी तक ग़ुरूब ही नहीं हुआ। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। भूजान देखो तो सही, सूरज के गरूब होने का टाइम हो गया है, लेकिन सूरज गरूब नहीं हुआ अभी तक। ये क्या माजरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि सूरज क्यों गरूब नहीं हुआ। इस टाइम तो रात के 9 बज रहे हैं। हाय बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं डर गई। सूरज तो गरम गरम आग फेंक रहा है, अब हमारा क्या बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। टीवी पर भी सूरज ग़ुरूब ना होने की खबरें चल रही होती हैं। टीवी वाले बता रहे हैं कि आज सूरज गरूब नहीं हुआ। चल बाहर चल के देखते हैं ये सच भी है कि नहीं। ओ बेगम आराम से बैठ जा, ये खबरों वाले भी सब झूठ बोलते हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है। मिट्टे, ये तो बहुत बड़ी खबर है, ऐसे कैसे वो झूठ बोल सकते हैं। तू चल तो सही, बाहर चल के देख के आते हैं। फिर वो बाहर आकर देखते हैं कि सूरज तो वाकई ग़ुरूब नहीं हुआ। अब रात के 10 बजे तक भी ये गर्मी फेंक रहा है। सूरज गरूब नहीं हुआ, मुझे टीवी वाले सच कह रहे थे। अब हम क्या करूं बेंगे? ओ बेगम, मैं क्या बताऊं सूरज गरूब क्यों नहीं हुआ। मेरी तो आप दिमाग की बत्ती गुल हो गई है कसम से। मिठे जल्दी से अंदर चल, ये ना हो कि सूरज की गर्मी से मेरा सारा गोरा रंग उतर जाबे और मुझे काला करके चला जाबे। ये कहकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ हमारे गुनाहों का नतीजा है जो आज सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ। ये सब तेरी गंदी जबान की वजह से हुआ है। तेरी गंदी जबान के गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। नहीं, जबान तो सिर्फ मेरी गंदी है, तेरे मुंह से तो जैसे फूल निकलते हैं ना। बेगम, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम सब गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और इस मसले से बचने के लिए सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। फिर सब लोग बिट्टू के घर जमा हो जाते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और दुआ करते हैं कि जल्द सूरज ग़ुरूब हो जाए और रात का अंधेरा फिर से आ जाए, लेकिन उनकी दुआ का कोई असर नहीं होता। बेटा, हमारी दुआएं भी अब तो कोई असर नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता कि अब सूरज गरूब होगा। अंकल, मुझे तो लग रहा है अब ये हमारी जान लेकर ही गरूब होगा। मीठे भाई, ऐसी बातें मत करें। अच्छा बोले, मैंने तो अभी इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। नहीं तो तूने कुछ देखकर कौन सा बराक ओबामा का साला बन जाना है। ये सूरज देख रहा है ना, यही काफी है। अपना मुँह बंद करो, यहाँ इतनी मुसीबत आई हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बेटा, साथ वाले गांव में एक बहुत बड़े आमिल बुजुर्ग रहते हैं। वो बहुत नेक इंसान हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो जरूर हमें कुछ न कुछ हल बता देंगे। हाँ ठीक है अंकल, अभी चलते हैं उनके पास। फिर वो सब बुजुर्ग के पास चले जाते हैं और उस मसले का हल दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। बेटा, आज से 200 साल पहले एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसने जमीन में 2 पौधे उगाए थे। वो दोनों जादुई पौधे हैं जिनका मकसद इस दुनिया का निजाम खराब करने की कोशिश है। आज वो दोनों पौधे तैयार हो गए हैं। अगर वो दोनों पौधे तोड़कर दरिया में डाल दिए जाए तो दुनिया का निजाम ठीक हो जाएगा। और बुजुर्गों, वो पौधा है कहाँ, हमें पता कैसे लगेगा? हम वो पौधा तोड़ेंगे कैसे? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोनों पौधे किसी घाटी के ऊपर लगे हुए हैं। अगर तुम उसे तोड़ने में कामयाब हो गए तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। बाबा जी, इतनी बड़ी दुनिया है, वो कहाँ से उसको ढूंढ बेंगे? चलते चलते मेरे नाजुक पाँव में छाले पड़ जाएंगे। बस
बेटा मैं इतना बता सकता हूँ कि वो पौधे इस गांव के करीब एक जंगल में है। ठीक है, हम सब जाएंगे उसे तोड़ने के लिए। नहीं अंकल, उसे तोड़ने के लिए मैं और मीठा भाई जाएंगे और दोनों पौधे ढूंढकर उसे तोड़कर लेकर आएंगे अपने हाथों में। हाँ बिट्टू, ये तुमने ठीक कहा है, हम आज ही वो पौधा ढूंढ कर आएंगे। फिर मीठा और बिट्टू उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं और हर तरफ उस पौधे को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वो थक हार कर बैठ जाते हैं। भाई मुझे नहीं लगता वो पौधा इस जंगल में है, हमें अब वापस चले जाना चाहिए। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो, अब यहाँ से जाना ही बेहतर है। वो भी जाने की बात कर ही रहे होते हैं तो बिट्टू को वो दोनों पौधे नजर आ जाते हैं। वो खुश हो जाता है। भाई वो देखो, दोनों पौधे मिल गए हैं, जरा अपने पीछे तो देखो। फिर जब मीठा पीछे देखता है तो वो दोनों पौधे वहाँ मौजूद होते हैं। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो वही पौधे हैं जो उन बुजुर्ग ने बताए थे। चलो एक पौधा तुम तोड़ो और एक मैं तोड़ता हूँ। फिर मीठा और बिट्टू वो दोनों एक एक पौधे तोड़ लेते हैं। तो मीठे भाई अब इन दोनों पौधों को ले जाकर दरिया में डाल देते हैं। हाँ हाँ बिट्टू चलो। फिर जब वह दोनों दरिया पर पहुंचते हैं तो मीठा चुपके से वहां से चला जाता है और बिट्टू वो पौधा दरिया में फेंक देता है। तो रात हो जाती है, लेकिन सूरज तो अभी तक गुरूब नहीं होता। वो दाएं बाएं देखता है लेकिन उसे मीठा नजर नहीं आता। ये मीठा भाई कहाँ चला गया है, पौधा दरिया में डाले बगैर। फिर मीठा वो पौधा लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है। मीठे, ये पौधा क्यों घर लेके आ गया? जाकर इसे दरिया में डाल दे। बिट्टू ने दरिया में डाल दिया तो रात हो गई है। तू भी इसे दरिया में डाल दे तो सूरज गायब हो जाएगा और चांद बाबू निकल आएगा। ओ बेगम जरा सब्र कर, तू मेरी सियासत नहीं समझ सकती। ओ बेगम, हम इस पौधे की पूरे गांव वालों से 50 लाख रुपए लेंगे, फिर ये पौधा दरिया में डालेंगे। लोग इतने तंग हैं कि हमें भागकर 50 लाख रुपए दे देंगे। अरे वाह मीठे, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मीठे, अब तो मैं तुझे मान गई, तू बहुत ज़हीन इंसान है। तू मुझे और अपने आप को अमीर करने की कोई कसर नहीं छोड़ देगा। फिर अगले ही दिन मीठा गांव वालों से 50 लाख रुपए मांगता है। मीठे भाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे तो हम पूरे गांव वालों को बहुत नुकसान हो जाएगा। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और चूहों से भरी नाक वाले मोटे, ज्यादा मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर पौधा लेना है तो आज शाम को मुझे 50 लाख रुपए दे दे, वरना मैं ये पौधा जला दूंगा। नहीं मीठे भाई, ऐसा मत करना, वरना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है मीठे, हमें सौदा मंजूर है। आज ही हम तुम्हें 50 लाख रुपए जमा करके देते हैं। तुम फिर फौरन बिट्टू को वो पौधा दे देना। जनाबे आली, मोतबाना गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुझे 50 लाख रुपए मेरे घर पर पहुंचा दिए जाएं। अल आरिस, आपका शागिर्द मीठा उर्फ छोटा पहलवान। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग पैसे इकट्ठे करने के बारे में सोचने लगते हैं। अंकल, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, इस तरह तो ठीक बात नहीं है। हाँ बेटा, बात तो ठीक नहीं है, लेकिन अब हम और कुछ नहीं कर सकते। अंकल, एक बात मेरे जहन में आ रही है, क्यों ना मैं 50 लाख की कॉपियों के सबसे ऊपर असली नोट रख दूं और नीचे सारे नकली नोट रख दूं। ये इतना लालची है, पैसे देखकर पागल हो जाएगा और पौधा मुझे दे देगा मेरे हाथों में। नहीं बेटा, वो बहुत तेज है, समझ जाएगा। अंकल, लड़ाई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिट्टू ऐसा ही करता है। वो पैसों का बैग लेकर मीठे को दे देता है और मीठा खुश हो जाता है। बिट्टू वो पौधा लेकर वहाँ से चला जाता है और मीठा जब पैसे गिनने लगता है तो ऊपर नोट असली और नीचे वो जाली नोट होते हैं। और ये तो वो मोटा में लूट के
पीछे लग गए। ओ बेगम चल उसके पीछे, दरिया में डालने से पहले पहले हमने वो पौधा उससे छीनना है। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और जब वो दरिया पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बिट्टू खड़ा है। बिट्टू जल्दी से वो पौधा दरिया में फेंक देता है और सूरज गायब होकर चांद निकल आता है। ओ मोटे, तूने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है, तुम जैसे लोगों की यही सजा है। उधर सब लोग खुश हो जाते हैं कि बिट्टू अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये सिर्फ एक कहानी है और हमें इससे यही सबक मिलता है कि हर वक्त हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।